गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट इंट्रोडक्शन। बड़ा इजी सा टॉपिक था। जो हमने सबसे पहला ब्रीडिंग मेथड जो अभी शुरू किया वो प्लांट इंट्रोडक्शन था। हल्का सा अपन रिवाइज करते हुए उस बात को खत्म भी कर रहे हैं कि बहुत इजी 4 पॉइंट में अपन इस पूरी बात को कर सकते हैं। किसी भी क्रॉप प्लांट को नए प्लेस पे ले जाके ग्रो करना, यही होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। ये जो हम बात करें 2 तरीके का होता है। प्राइमरी, उसे ही हम डायरेक्ट कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी, जिसे हम इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहते हैं। प्राइमरी, जहां पर ओरिजिनल जीनोटाइप आप जो भी लेके आ रहे हो वैरायटी, उसमें बिना किसी चेंज के, बिना किसी सिलेक्शन के सीधा ही उसका सीड फार्मर को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। जबकि सेकेंडरी में 2 तरीके हैं। या तो आप जो वैरायटी लेके आ रहे हो उसमें सिलेक्शन कर लो, या फिर उस वैरायटी को जो आप लेके आ रहे हो उसको हाइब्रिडाइजेशन में एज ए पेरेंट यूज कर लो। ये 2 तरीके हैं। तो ये आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है। दोनों में कंपैरेटिवली बात करें जो ज्यादा कॉमन है वो कौन सा है? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ये अपन ने बात करी थी। ठीक है। उसके अचीवमेंट कुछ अपने देखे तो वो अपने को सीधे से ध्यान ही रखने हैं, तो कोई ज्यादा खास बात थी नहीं। यहां पर कुछ चीजें अपन देख रहे हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। अब होता क्या था, ये आपको पहले भी मैंने कुछ चीज बताई थी और ये जर्म प्लास्ट से लिंक होगी। अब जब तक आपके एक जो एक्ट आया था, डीपा एक्ट कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कब आया था? 1914 में, 1914 में ये इंसेक्ट आया। उसके बाद और दूसरी बात, अब आप क्या कर रहे थे कि प्लांट प्राइमरी इंट्रोडक्शन करो या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन करो, आप क्या करते थे? बाहर से कोई वैरायटी हमारे इंडिया में लेके आते थे। अब जब तक क्वारंटाइन के रूल नहीं थे, क्वारंटाइन पढ़ा अपन ने, ठीक है, क्वारंटाइन के रूल जब तक नहीं थे, आप कोई वीट वैरायटी का सीड लेके आए, मान लो वीट का, उसके साथ कोई वीट का सीड साथ में आ गया, कोई डिजीज का पैथोजन साथ में आ गया, कोई इंसेक्ट की कोई भी स्टेज साथ में आ गई, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका बहुत सारी अनवांटेड चीज हमारे इंडिया में एंट्री हो गई। तो वो चीज ना हो उसी के लिए हमने क्वारंटाइन का रूल पढ़ा था। ठीक है। तो जब तक ये नहीं, क्वारंटाइन रूल नहीं थे, उससे पहले क्या क्या चीजें ऐसी गड़बड़ हुई, तो 3-4 एग्जाम्पल देखें। जैसे अपन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं वीड का, जो प्लांट इंट्रोडक्शन करने की डीमेरिट है। हम कोई सीड लेके आए किसी क्रॉप का और साथ में ये वीड का सीड भी आ गया। जैसे हम यहां पर बात कर लेते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना कौन सा है? ये सत्यानाशी। ठीक है। कहां से आया? ये नाम में मैक्सिको है तो ये मैक्सिको से आया। कहां से आया? मैक्सिको की स्पेलिंग देख लेना। ए लिखते ये लिखते, मुझे याद नहीं आ रहा है। ए लिखते ना, ठीक है, वो देखो। ठीक है। एक तो अपन यहां पर बीट ध्यान रख लेंगे। दूसरी कुछ डिजीजेस ध्यान रख लें यहां पर, जैसे आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? पैथोजन का नाम क्या है? फाइटोप्थोरा फंजाई है, बैक्टीरिया, वायरस है, क्या है? फंजाई। बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम वाला बना देता है। हम पैथोजन के नाम तो याद रख लेते हैं, लेकिन हमको यही कई बार पता नहीं चलता है बैक्टीरिया है या फंजाई। ठीक है। तो इसलिए जब हम पढ़ेंगे तब वहां और बात करेंगे। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कहां से आया? आपको पता है, यूरोप से। ठीक है। आयरलैंड जो है वो आयरिश फेमाइन अपन इस डिजीज की वजह से कहते थे, तो आयरलैंड जो है वो यूरोप में ही आता है। एक और यहां पर डिजीज ध्यान रखें, बंची टॉप ऑफ बनाना। अच्छा, ये किससे होती है? वायरस से। बीबीटीबी वायरस कहते हैं, बंची टॉप ऑफ बनाना। ये कहां से आया? फिजी से। कॉफी रस्ट किससे होती है? पैथोजन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। हेमेलिया वेस्टाड्रिक्स या वेस्टाड्रिकोला, दोनों ही नाम इसके आते हैं। तो हेमेलिया वेस्टाड्रिक्स जो एक फंजाई है, उसकी वजह से कॉफी रस्ट होती है। और आप यहां पर ध्यान रखेंगे कहां से आई? श्रीलंका से। पैथोलॉजी में और बात आएगी इसकी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। श्रीलंका से हमारे इंडिया में एंट्री हुई थी कॉफी रस्ट की। ऐसे ही 2 इंसेक्ट के एग्जाम्पल अपन यहां पर देख रहे हैं, एक साथ नोट कर लेना। इंसेक्ट्स, एक है वुली एफिस ऑफ एप्पल, जो आपके है इंग्लैंड से। वुली एफिस ऑफ एप्पल,
ये इनसे कहां से आया? इंग्लैंड से। और बात करें एक यहां पर अपन पोटैटो ट्यूबर मोथ, सोनिया गांधी कहां से आई? तो ये भी कहां से आया? नोट कर लो एक बार। तो ये प्लांट इंट्रोडक्शन के डीमेरिट से हम अच्छी वैरायटी के सीड लाना चाहें, लेकिन गलती से साथ में कुछ गिफ्ट हमारे साथ आ गए। कर लिया नोट सबने? तो ये एग्रोनॉमी में, पैथोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में कहीं भी उधर भी क्वेश्चन ये आ सकते हैं। वीड का होगा तो उधर क्वेश्चन ये आएगा लगभग। इसमें से मान के चलो तो लगभग सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डीमेरिट में बता दिया। आर्जिमोन मैक्सिकाना, इसका कॉमन नेम है सत्यानाशी। और कोई नाम है ना इसके? और भी नाम है शायद कुछ, सत्यानाशी जिसको अपन कहते हैं। इसका अपन कहां पर पढ़ते हैं? ड्रॉपसी डिजीज में, ठीक है। जो सरसों के साथ इसका सीड अगर हार्वेस्ट हो जाए और उसका ऑयल अगर निकल जाए, और अगर उस ऑयल को अगर अपन खा ले तो कौन सी डिजीज होती है? ड्रॉपसी। आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी, सबने अपने खेतों में देखा है, सबको ही पता है ना। बढ़े आगे, चलो। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बात बची हुई। अब अपन आगे आते हैं। आगे अपन कुछ मेथड ऐसे पढ़ेंगे जो है सिलेक्शन वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेक्शन को समझ के फिर अपन कुछ ब्रीडिंग मेथड देखेंगे, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्रोजीनी सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, वो सारे मेथड अपन कुछ बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बात देखते हैं सिलेक्शन की। अब सिलेक्शन में मुझे नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो सब जानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी नई वैरायटी बनाएगा प्लांट ब्रीडर, तो उसके काम का सिलेक्शन कौन सा है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम हाई यील्डिंग वैरायटी बनाना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसे पैरामीटर चाहिए जो यील्ड अच्छी दे, तो ब्रीडर क्या उन्हीं को आगे बढ़ाएगा, सिलेक्शन उन्हीं प्लांट्स का करेगा। तो प्लांट ब्रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हो तो नेचर में अपने आप हो ही रहा है, तो वो अपने को कोई यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है जो नेचर से अपने आप सेलेक्ट हो प्लांट्स, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात जो करता है डार्विन, वो आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो एक प्लांट ब्रीडर कोई सिलेक्शन से नई वेराइटी बनाता है, वहां पर काम आता है। तो सिलेक्शन में एक बात तो अपन ने पढ़ी डोमेस्टिकेशन के बारे में। इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है? डोमेस्टिकेशन, ठीक है। सबसे बेसिक स्टेप जो है प्लांट ब्रीडिंग की वो है डोमेस्टिकेशन। तो इस सिलेक्शन को मैं कह सकता हूं सेकंड बेसिक स्टेप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट।
अच्छा, हमने लैंड रेसेस पढ़ी, लोकल वैरायटीज, वो कैसे डेवलप हुई थी? सिलेक्शन से डेवलप हुई थी। सालों से किसान फार्मर सिलेक्शन करता जा रहा था और उसे पता ही नहीं चला, जाने अनजाने में उसने वैरायटी डेवलप कर ली, और उन वैरायटीज को ही आज हम देशी किस्में या हम लोकल वैरायटी या लैंड रेसेस कहते हैं। तो वो सिलेक्शन बहुत बेसिक स्टेप है, ठीक है, जो वैरायटी डेवलप करने के लिए यानी कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में काम आता है। इसमें हम करते क्या है, हम डिजायरेबल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फील्ड में हम गए, जो हमको अगर सिलेक्शन करना है, सपोज मैंने कह दिया कि आपको ड्वार्फ प्लांट सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सारे प्लांट में से सबसे ड्वार्फ वाला ढूंढोगे, ठीक है। फिलहाल आपको मैंने एक समझाने के लिए बोला, वैसे ये तरीका नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे फिनोटाइप, और हमारा एक्चुअल जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो फिनोटाइप होता है या जीनोटाइप। हम प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन हमें करना चाहिए, किसका सिलेक्शन करना चाहिए? जीनोटाइप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जीनोटाइप के साथ फिनोटाइप में तो एनवायरमेंट का भी रोल आ जाता है। तो ये हो सकता है कि उस जगह आपके सॉइल पुअर हो और प्लांट छोटा रह गया हो, तो वो एक फिनोटाइप हम आगे बात करेंगे। तो कुल मिला के आप जो सिलेक्शन करते हो, तो जो आपके डिजायरेबल प्लांट्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आइसोलेट करना है एक हिट्रोजिनस पॉपुलेशन से। एक हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है सिलेक्शन करने के लिए, देखो एक शब्द आता है बेस पॉपुलेशन, या हम कहते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन। भाई आप लोग यहां पर बैठे हो, सबके टेस्ट में नंबर सेम आ रहे हैं, तो क्या मैं किसी को टॉपर सेलेक्ट कर पाऊंगा? नहीं। तो हमेशा सिलेक्शन करने, यानी कि ये सबके सेम नंबर मतलब होमोजेनस या हेट्रोजेनस? होमोजेनस। अब किसी के नंबर 0 से लेकर 100 तक, 100 वाले को मैं कह दूंगा भाई ये टॉपर है, तो अब हेट्रोजेनस हुआ या होमोजेनस? हेट्रोजेनस हुआ। तो कभी भी अब मुझे बताओ कि सिलेक्शन करना है तो बेस पॉपुलेशन मतलब जिसमें से आपका सिलेक्शन कर रहे हैं, सेम ऐसा वैरायटी के लिए करेंगे, तो जो फील्ड के अंदर आपकी पॉपुलेशन जिसमें सिलेक्शन करना है वो होमोजेनस होनी चाहिए, हेट्रोजेनस? हेट्रोजेनस। हर बार डेफिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन जब भी करोगे बेस पॉपुलेशन हेट्रोजेनस होनी चाहिए, यानी कि हम कहेंगे वेरिएबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। होमोजेनस होनी चाहिए, नॉन होमोजेनस? नॉन होमोजेनस, या नॉन होमोजेनस की बजाय हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर सिंपल से हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ desirable plants, desirable plants from a variable population, वेरिएबल की जगह ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तो अपन ने डेफिनेशन में लिखा, लेकिन एक जनरल चीज यहां पर अपन कह देते हैं कि जो बेस पॉपुलेशन होती है सिलेक्शन करने के लिए, जिसमें सिलेक्शन करना है, या इसे हम ओरिजिनल पॉपुलेशन भी कहते हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये हमेशा कैसी होगी? हेट्रोजिनस होगी। तो आप मान लो आपको हमने पिछली क्लास, देखो इधर ध्यान सुनना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि कौन सी वैरायटी होमोजेनस होती है, कौन सी हेट्रोजेनस होती है, वो कल हमने बात करी थी, ठीक है। अब आपको कभी कोई वैरायटी बोल ले कि क्या प्योर लाइन वैरायटी में फर्दर सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योर लाइन वैरायटी कैसी होती है? होमोजेनस, और होमोजेनस में कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। तो ये फिक्स रूल रखना, और लॉजिक समझा भी दिया मैंने आपको। अगर सारे एक जैसे तो सिलेक्शन क्या करोगे? इसलिए सिलेक्शन के लिए बेस पॉपुलेशन हमेशा हेट्रोजेनस, एक बार ये नोट करो।
क्वेश्चन के हिसाब से पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके समझने के लिए जरूरी, ठीक है। कर लिया नोट, बढ़े आगे। तो अब अपन कुछ सिलेक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। 4 सिलेक्शन के टाइप अपन यहां पर देखेंगे। उनकी डेफिनेशन पर कई बार जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमारे एग्जाम्स में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सिलेक्शन में जो अच्छा क्वेश्चन बनता है उन 4 डेफिनेशन पर बनता है, उन्हीं पर अपन आ रहे हैं। तो अपन आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ का मुझे ऐसा याद आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद है 2015 में मैंने जब जेआरएफ का पेपर दिया था तब मेरे ही पेपर में था, और वो पहला ही क्वेश्चन है जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सिलेक्शन इन फेवर ऑफ इंटरमीडिएट टाइप्स। समझाता हूं थोड़ी बातें। सिलेक्शन इन फेवर ऑफ इंटरमीडिएट टाइप्स। आप चाहो तो एक साथ नोट कर लो इसको, सबको एक साथ ही मैं कंपेयर करके समझा दूंगा, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शनल सिलेक्शन, सिलेक्शन इन फेवर ऑफ एन एक्सट्रीम फिनोटाइप। एग्जाम्पल, अर्लीनेस और लेटनेस। तीसरा जिसे अपन कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। सिलेक्शन इन फेवर ऑफ both extreme phenotypes। एग्जाम्पल, लेटनेस, अर्लीनेस एंड लेटनेस। फोर्थ है यहां पर साइक्लिक सिलेक्शन। Selection in one direction in one season या 1 year and in another direction in next year। एक बार नोट करो फिर अच्छे से समझते हैं।
कर लिया नोट? तो सिलेक्शन के यहाँ पर 4 टाइप अपन ने बात करे हैं। पहला जैसे हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जहां पर अब कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मैच्योरिटी को ले लेते हैं समझने के लिए, आप चाहो प्लांट हाइट ले सकते हैं। मैच्योरिटी समझने के लिए अपन ने लिया, तो यहाँ पर उसके दो एक्सट्रीम फिनोटाइप। एक्सट्रीम फिनोटाइप क्या होते हैं, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि भाई आपका अगर मैच्योरिटी की बात करो तो एक्सट्रीम मतलब जो बिल्कुल एंड वाले, या तो सबसे अर्ली या सबसे लेट, ठीक है। इंटरमीडिएट मैच्योरिटी अलग हो सकता है। तो एक्सट्रीम मतलब एंड वाले। एक्सट्रीम फिनोटाइप का मतलब हमेशा जब भी प्लांट ब्रीडिंग में आए तो एंड वाले। अगर मैं कहता हूं प्लांट हाइट के लिए एक्सट्रीम फिनोटाइप क्या है, टॉल और ड्वार्फ, किसी भी कैरेक्टर के लिए हो सकता है। तो अपने को सीधा ध्यान रखना है कि यहां पर जो अपन सिलेक्शन कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट के लिए, ना तो हम अर्लीनेस के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं ना ही लेटनेस के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप के लिए सिलेक्शन ना करते हुए उनका एवरेज मीन इंटरमीडिएट के लिए जब सिलेक्शन किया जाए उसे सेंट्रीपिटल सिलेक्शन कहते हैं या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। स्टेबल तो सेंटर में हो गया, डायरेक्शनल किसी एक डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है, या तो अर्लीनेस की तरफ या लेटनेस की तरफ। तो मैंने और करके लिखा है, ठीक है। तो सिलेक्शन इन फेवर ऑफ एन एक्सट्रीम फिनोटाइप, किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप की का सिलेक्शन अगर किया जाए, या तो केवल अर्लीनेस का सिलेक्शन किया जाए या फिर लेटनेस का ही सिलेक्शन किया जाए, ऐसा सिलेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसे हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है डिसरप्टिव, एक साथ दोनों का सिलेक्शन करना, अर्लीनेस वाले का भी करना और लेटनेस वालों का भी करना। सिलेक्शन कहां पे, सिलेक्शन इन फेवर ऑफ टू एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। एक्सट्रीम फिनोटाइप वैसे हमेशा दो ही होते हैं, उन दोनों का एक साथ सिलेक्शन किया जाए तो उसे अपन कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा अर्लीनेस एंड लेट, एंड लगाया जबकि वहां पर लगाया और, यहां पर एक साथ दोनों फिनोटाइप एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। साइक्लिक, एक साल अर्लीनेस का सिलेक्शन करेंगे, दूसरे साल लेटनेस का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन इन वन डायरेक्शन इन वन ईयर या सीजन के दो, एंड इन अनदर डायरेक्शन इन नेक्स्ट ईयर, तो वो होता है साइक्लिक। एक साल अर्लीनेस वालों को सिलेक्शन किया, अगले साल लेटनेस वालों को सिलेक्शन करते हैं। इनके कुछ ग्राफ बनते हैं, हल्का सा मैं अगर बताना चाहूं तो यहां पर अगर कुछ ग्राफ बनाऊं मैं हल्का सा, तो ये चीज को इंडिकेट करता है। इस तरीके का अगर ग्राफ आता है, इधर एक तरफ मैं अर्लीनेस कह दूं, एक तरफ मैं लेटनेस कह दूं, तो दोनों का सेंटर में है सेंट्रीपिटल या हम इसे कह सकते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो, किसी एक डायरेक्शन में चला गया, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन। ग्राफ अगर कुछ ऐसा हो, कैसा हो गया, दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, डिसरप्टिव। ये एक्चुअली 3 पार्ट में ग्राफ है, मैंने क्या एक ही लाइन खींच दी, तो ये अपने को ध्यान रहे। ये पहला ग्राफ इस बॉक्स में है, दूसरा इस बॉक्स में है, और तीसरा ये है। मैंने क्या बनाने पे इतना ध्यान नहीं दिया, पर आपको चीज समझानी थी। अब वो उस तरफ की जगह इस तरफ भी सिलेक्शन हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन। कभी अच्छा क्वेश्चन बनाना है, ग्राफ बना के दे दिया तो हम पहचान सके, बड़ा इजीली है। सेंटर में जा रहा है तो सेंट्रीपिटल स्टेबलाइजिंग, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है डायरेक्शनल, दोनों एक साथ डिसरप्टिव, इसका कोई ग्राफ नहीं बनता। ग्राफ बना के भी नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन, डेफिनेशन लिख के चारों ये ऑप्शन में हो सकते हैं या ऑप्शन देके डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कई सारे एग्जाम में पूछा है, मुझे डायरेक्टली एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है।
कर लिए क्या नोट नोट सबने? बढ़े आगे चलो। तो ये तो हमें सिलेक्शन समझा हमने, और सिलेक्शन के 4 टाइप्स जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है उनको हमने लिया। आगे अपन सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो ले रहे हैं वो है प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, जो हमारे ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन को पढ़ने से पहले अपन यहां पर समझेंगे कि प्योर लाइन क्या है। देखो ध्यान से इधर, फिर नोट करना। प्योर लाइन, मैंने पिछली क्लास में कुछ इसके बारे में या उससे पिछली क्लास में शायद बात आई थी। ठीक है, प्योर लाइन हमने होमोजीनस में पढ़ा या हेट्रोजीनस में? होमोजाइगस में पढ़ा या हेट्रोजाइगस में? होमोजाइगस। ठीक है, तो यहां पर सीधा सा अपन एक डेफिनेशन अगर इसकी कहें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, होमोजीनस प्रोजेनी ऑफ, होमोजीनस प्रोजेनी ऑफ ए सेल्फ pollinated होमोजाइगस प्लांट। सेल्फ पॉलिनेटेड है मतलब ऑटोमेटिकली होमोजाइगस है, होमोजाइगस प्लांट। ये इसके टेक्निकल डेफिनेशन है। हमारे को बस ध्यान इतना से रखना होता है कि होमोजीनस है, दूसरा सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए है, इसका मतलब होमोजाइगस भी होगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है प्योर लाइन क्या होती है। प्योर लाइन जो है इसका जेनेटिक बेसिस देने वाले साइंटिस्ट हैं, जेनेटिक बेसिस एक्सप्लेन्ड बाय जॉनसन। किसने दिया? जॉनसन ने। और बात आएगी इनकी अभी, जॉनसन। जॉनसन ये वो साइंटिस्ट है जो जेनेटिक्स में भी पढ़ने में आते हैं। इन्होंने बहुत सारे टर्म दिया। सबसे पहला टर्म दिया प्योर लाइन। क्या दिया? प्योर लाइन। और अगर इनके लिए कहा जाए जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारे टर्म किसने दिए? जॉनसन ने दिए। और ये जॉनसन ने ही प्योर लाइन के बारे का जेनेटिक एक्सप्लेन किया, यानी कि प्योर लाइन थ्योरी जिसको अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार इतना नोट कर, फोर्थ का ग्राफ यहां पर नहीं बनेगा। फोर्थ का अपन ने बिना ग्राफ के ही उसका बस सीधा सा ध्यान रखना है। ग्राफ 3 के लिए ही बनता है, तीनों का मैंने बता दिया था, है ना। कर लिया नोट? तो सिंपल सी बात है, प्योर लाइन की डेफिनेशन होमोजेनस प्रोटीन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट या होमोजाइगस प्लांट थ्रू ब्रीडिंग कह दो, वो भी वही बात है, मैंने सब बताया था आपको। तो ये ध्यान रहे, ये टर्म तो जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो एक साथ हम ध्यान रख लेंगे। प्योर लाइन, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप टर्म किसने दिए? जॉनसन ने दिए। चलो बात करते हैं आगे। थोड़ी सी बात आती है प्योर लाइन थ्योरी की। प्योर लाइन थ्योरी ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन बनते हैं उसी चीज पर अगर हम आएंगे, सबसे पहली बात देखो ध्यान से इधर, कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय, कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय
ये वही साइंटिस्ट जो भी हमने बात किया, जॉनसन ने इसका कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। जॉनसन कब किया? 1903 में, while वर्किंग ऑन प्रिंसेस वैरायटी पूछते हैं, क्रॉप भी पूछते हैं। while वर्किंग ऑन प्रिंसेस वैरायटी ऑफ कॉमन बीन। कॉमन बीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? किसको बोलते हैं कॉमन बीन? बताओ। फ्रेंच बीन को किसको बोलते हैं? राजमा को। क्या साइंटिफिक नेम है? फेजुलस सीधी सी बात, दो तीन क्वेश्चन जो इस लाइन से बनते हैं। सबसे पहला, प्योर लाइन थ्योरी किसने प्रपोज की? जॉनसन ने करी। कौन से क्रॉप पे स्टडी करते हुए? कॉमन बीन, या कहें फ्रेंच बीन, या कहें फेजुलस वुल्गारिस पर, या राजमा के दो एक ही बात। ठीक है, कौन सी वैरायटी? क्वीन, किंग, प्रिंस, प्रिंसेस, ऐसे ऑप्शन कई बार एग्जाम में जेआरएफ में पूछे गए, तो कभी भी कंफ्यूज करने के लिए तो ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नोट कर लेना आराम से। इसके कंक्लूजन पर आएंगे हम डायरेक्ट कि ये थ्योरी कहती क्या है। कंक्लूजन ऑफ प्योर लाइन थ्योरी, इसके कंक्लूजन ऑलरेडी हम 2 पॉइंट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंक्लूजन ऑफ प्योर लाइन थ्योरी, ध्यान से देखो फिर नोट करेंगे। प्योर लाइन थ्योरी, पहला कंक्लूजन, कंटिन्यूअस सेल्फिंग, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग लीड्स टू होमोजाइगोसिटी। पता है हमें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये इसी थ्योरी का कंक्लूजन है। क्या कहता है? कंटिन्यूअस सेल्फिंग अगर की जाती है, सेल्फिंग, या मैं इसे इनब्रीडिंग भी कह सकता हूं, अगर लगातार सेल्फिंग की जा रही है तो क्या कंडीशन बनने वाली है? होमोजाइगोसिटी। इनब्रीडिंग लीड्स टू होमोजाइगोसिटी। पहला कंक्लूजन निकला था इस प्योर लाइन थ्योरी से। ठीक है, दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है यहां पर, सिलेक्शन विद इन ए प्योर लाइन इज नॉट इफेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने पूछा था क्वेश्चन, सिलेक्शन विद इन ए प्योर लाइन इज नॉट इफेक्टिव। क्यों नहीं होता है भाई? होमोजीनियस होती है इसलिए। और होमोजीनियस में कभी भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा अपने को ध्यान रखना है कि प्योर लाइन है वो कैसी है? होमोजीनियस। मतलब प्योर लाइन जो कोई वैरायटी है उसके सारे पौधे एक जैसे, तो जेनेटिक वेरिएशन होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर प्योर लाइन वैरायटी में कोई वेरिएशन अगर मिलती है तो वो केवल और केवल एनवायरमेंट की वजह से होगी, जेनेटिक लेवल पर कोई वेरिएशन नहीं होती। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन इज एनवायरमेंटल, कैसी होगी? एनवायरमेंटल, उसी को अपन लिख रहे हैं। तो वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन, वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन is due to environmental factors only. Factors only. अच्छा, तो यानी कि बताओ कि प्योर लाइन वैरायटी में जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल है या नॉन हेरिटेबल? नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल कौन सी होती है? जेनेटिक। और ये होमोजीनियस है, जेनेटिक वेरिएशन है क्या? वेरिएबिलिटी है क्या? नहीं है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो है वेरिएबिलिटी या वेरिएशन है वो कौन सी है? नॉन हेरिटेबल। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से है, एनवायरमेंट की वजह से। नोट कर लो। चौथा कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन इन ओरिजिनल पॉपुलेशन इज इफेक्टिव। ओरिजिनल पॉपुलेशन तो हमेशा हेट्रोजिनस होती है, तो वहां पर तो सिलेक्शन होगा ही होगा। सर होमोजिनस और होमोजाइगस में कंफ्यूजन है, पढ़ाया तब भी बोला, कल भी बोला, दोनों को नहीं जोड़ना है। ठीक है, अभी एक बार नोट कर लो, वापस याद दिला दूंगा। होमो होमो, हेट्रो हेट्रो एक साथ देखते हैं हम, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो पहले होमो हेट्रो होमोजिनस वाला पढ़ लो, हेट्रोजिनस वाला पढ़ लो, बाद में होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पढ़ो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई बात नहीं, एक बार नोट करो, वापस याद दिला दूंगा।
ये जो तीसरा कंक्लूजन है, इससे अच्छा क्वेश्चन बना हुआ कई बार। ये तो पहला तो आपको मैंने अच्छे से समझा ही दिया। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बना दे सीधा से ऐसे पूछ लेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू प्योर लाइन थ्योरी, तो हम समझ सकते हैं सीधे से। चौथा है, वो भी आपके लिख ही देता हूं, वैसे तो जरूरत नहीं है। सिलेक्शन इन ओरिजिनल पॉपुलेशन इज इफेक्टिव। तो ये अपने को कम से कम स्टेटमेंट समझ के ध्यान रहे। सिलेक्शन इन ओरिजिनल या बेस पॉपुलेशन इज इफेक्टिव। राइटिंग तो समझ में आ जाती है ना? हाँ, मेरे को क्या, वो बच्चे कर्सिव लिखते हैं, मेरे को नहीं आती है। मैं तो हिंदी मीडियम से जब इंग्लिश मीडियम में गया तो दोस्त लोगों के साथ देख देख के वो दूसरी एबीसीडी को चौथी बनाने की कोशिश कर ली मैंने। ठीक है, बाकी कभी तीसरे चौथी तो कभी पढ़ी नहीं हमने। बस इतना सा ध्यान रखना, मैं आर दोनों तरीके के लिखता हूं। ये वाला आर भी लिखता हूं और कहीं कहीं पे वो वाला आर भी लिखता हूं, है ना? तो दोनों मिक्स लिखता हूं। बच्चे कई बार कहते हैं सर आपका आर और एस हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जैसा लगता है, तो वो ध्यान रख लेना। कहीं समझ नहीं आया तो पूछ लेना। कर लिया नोट? कर लिया नोट? तो वापस से ध्यान रख ले, प्योर लाइन थ्योरी सिंपल से चीज ध्यान रखनी है, किसने प्रपोज करी? जॉनसन ने करी। ठीक है, ईयर 1903 याद रहे तो ठीक है। कौन सी क्रॉप पे? कॉमन बीन, फ्रेंच बीन कहो या फेजुलस वुल्गारिस साइंटिफिक नेम। कौन सी वैरायटी? प्रिंसेस वैरायटी। दूसरी बात, यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, 4 कंक्लूजन है, जिसमें सबसे पहला बार बार अपन ने पढ़ा है कि कंटिन्यूस सेल्फिंग या इनब्रीडिंग अगर आप करते हो, कुल मिला के सेल्फिंग करते हो, तो क्या बढ़ती है? होमोजाइगोसिटी। तो क्या घटती है? हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। क्रॉसिंग करते हैं तो क्या बढ़ती है? हेटेरोजाइगोसिटी। क्या कम होती है? होमोजाइगोसिटी। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है। सिलेक्शन विद इन ए प्योर लाइन इज नॉट इफेक्टिव। हमने क्लियर कट बात करी थी कि प्योर, आपको ये देखना पड़ेगा कि प्योर लाइन कैसी है। डेफिनेशन में हमने बोला होमोजीनस, और होमोजीनस में कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए प्योर लाइन में सिलेक्शन इफेक्टिव नहीं है। वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली। ठीक है, आपके किसी प्योर लाइन में होमोजीनस है तो जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। अगर कोई वेरिएशन अगर प्योर लाइन में आती है, प्योर वेरिएशन विद इन ए प्योर लाइन, देखो 2 वर्ड होते हैं, सिलेक्शन बिटवीन ए प्योर लाइन, सिलेक्शन विद इन ए प्योर लाइन। विद इन मतलब कोई वेराइटी है उसके पौधों की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन बिटवीन प्योर लाइन, 2 प्योर लाइन वेराइटी की बात हम कर रहे हैं। तो किसी एक वेराइटी के जो पौधे हैं उनमें वेरिएशन नहीं होगी। वेरिएशन नॉर्मली जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, तो वेरिएशन अगर होगी तो किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से, और वो वेरिएशन किसी रहेगी? नॉन हेरिटेबल रहेगी। ठीक है,
तो आपको कभी ये पूछ ले, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सिलेक्शन बिटवीन टू प्योर, सॉरी, वेरिएशन विदिन ए प्योर लाइन नॉन हेरिटेबल, वेरिएशन बिटवीन प्योर लाइंस तो वो तो हेरिटेबल होगी भाई, क्योंकि एक प्योर लाइन है वो दूसरी की जैसी थोड़ी होगी, अलग होगी, जेनेटिकली डिफरेंट होगी। तो विद ये टर्म को ध्यान रखना पड़ेगा, विद इन मतलब के अंदर, बिटवीन मतलब के बीच में, ठीक है ना। तो हमें अक्सर यही पूछते हैं, लेकिन कभी पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना। सिलेक्शन इन ओरिजिनल पॉपुलेशन इज इफेक्टिव, कोई सा भी ब्रीडिंग मेथड की बात करें, किसी भी सिलेक्शन की बात करें, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमेशा हेट्रोजिनस होती है, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन में तो सिलेक्शन आप करो, कोई तकलीफ नहीं। बात आ रही समझ में? तो ये अपने को कंक्लूजन ध्यान रखने हैं, जिसमें से क्वेश्चन के हिसाब से पहला और तीसरा पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा नया पॉइंट है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमेशा लागू रहेगा, चाहे मैं इनब्रेड लाइन कहूंगा वो भी होमोजिनस है, तो इनब्रेड लाइन भी होमोजिनस है, तो उसमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी। वहां भी अगर कोई वेरिएबिलिटी होगी तो कैसी होगी? इन्वायरमेंट। भाई अपन ने सीधा पढ़ा है P इक्वल टू G प्लस E, तो G अगर नहीं है तो कोई वेरिएबिलिटी आ रही है किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से आएगी, सीधी सी बात। एक वैरायटी आप उदयपुर में लगा रहे हो, दूसरी आप बांसवाड़ा में लगा रहे हो, दोनों में यील्ड में फर्क आ रहा है, वैरायटी सेम है, जीनोटाइप सेम है, और जो अगर फिनोटाइप चेंज हो रहा है, यील्ड में डिफरेंस आ रहा है, मतलब फिनोटाइप बदल रहा है, तो किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से। एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि ऐसा एनवायरमेंट, सॉइल भी एनवायरमेंट का फैक्टर ही है, तो सॉइल में चेंज है तो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। बढ़े आगे, ये यहां से क्वेश्चन बनता है अच्छा, इसलिए मैंने जोड़ दिया। आगे बात करते हैं, अब आते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन पर। प्योर लाइन सिलेक्शन, इसे हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहते हैं, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, 4 साइंटिस्ट ध्यान रखने हैं। वैसे क्वेश्चन ज्यादा प्योर लाइन वाले के साइंटिस्ट पे आता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय विल्मोरिन, सीक्वेंस ही देख लेते हैं अपन, जो एग्जैक्ट है वही, ली क्यूटर, शिरेप, ली क्यूटर, शिरेप, हालेट एंड विल्मोरिन इन स्वीडन। ये 4 साइंटिस्ट याद रखने हैं, कभी ऑप्शन में आ जाए तो। स्वीडन में रहते हुए इन्होंने चारों साइंटिस्ट ने मिलकर कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था किसका? प्योर लाइन सिलेक्शन का, प्योर लाइन थ्योरी का नहीं, वो तो केवल जॉनसन अकेले हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन का, जिसे ही हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहते हैं। अभी समझेंगे इसको। तो क्या कहती है डेफिनेशन? डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी, development of new variety by identification, through identification and isolation, through identification and isolation of base plant progeny, isolation of single based plant progeny from a heterogeneous population. आप नोट करो, इसको समझाता हूं डेफिनेशन को। कॉमनली यूज्ड इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, या डायरेक्टली कह दूं एप्लीकेशन, ये अपन ने ऑलरेडी लिख लिया था कि ब्रीडिंग मेथड कौन सी क्रॉप में यूज होता है? सेल्फ पोलिनेटेड में।
मैं सीधा पॉइंट वाइज बता रहा हूं, ब्रीडिंग मेथड के फ्लो चार्ट वगैरह पर अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करेंगे। अभी इसको समझते हैं पूरी बात को। यस, हमने हेडिंग डाली थी प्योर लाइन सिलेक्शन, जिसमें प्योर लाइन को समझा, फिर प्योर लाइन थ्योरी की हमने बात करी, अब हम आए हैं प्योर लाइन सिलेक्शन पर। ये PLS का मतलब प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन को ही हम कहते हैं इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, क्योंकि यहां पर हम सबसे अच्छा एक प्लांट सिलेक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल प्लांट, एक ही प्लांट सेलेक्ट करने की बात करेंगे, इसलिए इसको इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट सीधे याद रखना है, लीगोटर, श्रेप, हालेट एंड विल्मोरिन। स्वीडन में रहते हुए इन्होंने चारों ने कॉन्सेप्ट दिया था प्योर लाइन सिलेक्शन ब्रीडिंग मेथड का। प्योर लाइन थ्योरी पर बेस्ड है प्योर लाइन सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन के बेस पर हम प्योर लाइन वेराइटी डेवलप करते हैं। प्योर लाइन थ्योरी पर बेस्ड है प्योर लाइन सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन से जो वैरायटी डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे प्योर लाइन वैरायटी। ये अपने को ध्यान रखना। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी। यहां जो वैरायटी डेवलप कर रहे हैं उसको हमने कह दिया प्योर लाइन वैरायटी। कैसे करने हैं, थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सिंगल बेस प्लांट प्रोजेनी। आगे की बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं, हमेशा सिलेक्शन किससे करेंगे, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन से ही करना है। ये तो मैंने लिखा, बाकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान लो फील्ड में गए, हमने कोई हेट्रोजिनस अब बोले सर क्या लगाएं, कोई भी इंट्रोड्यूस वैरायटी जो हेट्रोजिनस है वो लगा सकते हो फील्ड में। नॉर्मली हमारे हेट्रोजिनस ढूंढनी है तो लोकल वेराइटीज जितनी भी हैं, लैंड रेसेस जो भी है, फॉर एग्जांपल वीट की बात करें, क्योंकि इसको ज्यादातर हम किसमें, मेनली किसमें यूज होता है, सेल्फ पोलिनेटेड में। तो हमने वीट की बात करी, वीट की एक लैंड रेस लोकल वेराइटी हमने फील्ड में लगा दी। अब हम वहां से क्या करेंगे, सबसे अच्छा उस फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें यील्ड के लिए अच्छा प्लांट, यील्ड के लिए नई वेराइटी बनानी है, सबसे बेस्ट जिसमें यील्ड के हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं उस प्लांट को सिलेक्ट कर लो, उसके सीड को लो, अगले साल उन्हीं सीड को वापस फील्ड में लगाओ, फिर उसमें से सबसे अच्छा बेस्ट प्लांट सिलेक्ट करेंगे, उसके सीड को कलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। पूरा प्रोसेसर है, हमें प्रोसेसर पे नहीं जाना। ठीक है, तो इस तरीके से वैरायटी डेवलप करते हैं। तो डेफिनेशन का मेन थीम जो है वो ध्यान रखना है कि यहां पर सिंगल बेस्ड प्लांट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, और इसे हम कहते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। एप्लीकेशन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ही मेनली इसको डेवलप किया जाता है। इस विल्मोरिन साइंटिस्ट ने प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज करते हुए वैरायटी डेवलप कर रखी है वीट में और बार्ले में। पूछ ले कौन सी क्रॉप में, वीट में और बार्ले में। कहां पर, ये ऑलरेडी स्वीडन में ही थे तो स्वीडन में ही करी। कौन से मेथड से, प्योर लाइन सिलेक्शन से। तो ध्यान रखना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हर ब्रीडिंग मेथड अपन पढ़ेंगे तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्योर लाइन वेराइटी इज होमोजेनस एंड होमोजाइगस, जो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ऐसा मैंने नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि वहां पर हमने नई वेराइटी बनाई नहीं, जैसी लाए अब वो जैसी थी वैसी रहेगी, हमने कोई वेराइटी नहीं बनाई नहीं, तो वहां पर हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की। क्लियर है बात, ध्यान रहेगी। अब यहां पर कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं प्योर लाइन वेराइटी में वेरिएशन आने के। वैसे जेनेटिक वेरिएशन प्योर लाइन वेराइटी में नहीं है, लेकिन अगर जेनेटिक वेरिएशन प्योर लाइन वेराइटी में आ सकती है तो कौन से सोर्स हो सकते हैं, वो चार अपन ध्यान रखेंगे। यहां पर सबने कर लिया नोट।
तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन प्योर लाइन वेराइटी, सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस इन प्योर लाइन वेराइटी। सबसे पहला मैं लिख देता हूं नेचुरल आउट क्रॉसिंग, समझा देता हूं, आप नोट करें तब तक साथ में। नेचुरल आउट क्रॉसिंग, दूसरा मैकेनिकल मिक्सचर्स, तीसरा यहां पर हम बात करें म्यूटेशन, चौथा क्रोमोसोमल एबरेशंस, टेस्ट का भी मेरा डिस्कशन हुआ नहीं, इस वीक है क्या टेस्ट? हाँ, तो वो जैसा भी अभी तक वो तो होगा, मेरे को न्यू खबर आ जाएगी, तो आपको टेस्ट का जैसा भी रहेगा आपको क्लास में इन्फॉर्म कर देंगे हम, है ना? कर लिया नोट? तो क्या सोर्सेस हो सकते हैं? वैसे प्योर लाइन वेराइटी, कोई प्योर लाइन वेराइटी डेवलप करी, फार्मर को उसका सीड दे दिया, लेकिन फिर फार्मर कह रहा है सर कुछ वेरिएशंस आ रही है इन्वायरमेंटल नहीं होते हुए भी, तो कहां से हो सकती है? पहला नेचुरल आउटक्रॉसिंग। आपने बीट की वेराइटी लगाई एक, हमने प्योर लाइन वेराइटी, पड़ोस में खेत में किसी ने दूसरी वेराइटी लगा रखी। हम जानते हैं थोड़ा बहुत क्रॉस पोलिनेशन तो सब में ही होता है, लेस देन 5% क्रॉस पोलिनेशन होता है तो उन क्रॉप को ही हम सेल्फ पोलिनेटेड कहते हैं, मतलब 5% तक क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। तो अगर वेरिएशन आ सकती है नेचुरल आउटक्रॉसिंग से, आउटक्रॉसिंग मतलब क्रॉस पोलिनेशन को ही बोलते हैं, ठीक है? मैकेनिकल मिक्सचर, अब भाई हमने प्योर लाइन वेराइटी लगाई, हमने फील्ड में, हमने थ्रेशर मशीन मंगवाई, उसने क्लीन किया नहीं किया मशीन को, और उसी से हमारा निकला, और उसमें कुछ सीड पुराने वाले खेत वाले के भी आ गए, अगले साल लगा रहे तो कुछ अलग से पौधे दिख रहे और हम कह रहे सर वेरिएशन आ गई। ये हमारी गलती से हुआ मैकेनिकल मिक्सचर से। कोई भी तरीके से मिक्सचिंग हो सकती है। म्यूटेशन, म्यूटेशन तो अपने हाथ में है ही नहीं भाई, वो नेचुरल म्यूटेशन तो होता ही है, आर्टिफिशियल तो हम जानबूझ के करते हैं, लेकिन म्यूटेशन अगर हो जाता है तो भी वेरिएशन आएगी, क्योंकि डीएनए लेवल पर चेंज होता है। क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन म्यूटेशन का ही टाइप है, जहां पर आप स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल की बात करते हो, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक पढ़ते हो, मोनोसोमिक, तो उस तरीके से भी क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में या नंबर में चेंज हो जाए, यानी कि वो भी एक तरीके से म्यूटेशन का ही टाइप है, तो ये भी आपके वेरिएशन ला सकते हैं। तो 4 सोर्सेज अपने को ध्यान रखना है। अचीवमेंट में कोई खास बात नहीं, मेनली इसका यूज है प्योर लाइन डेवलप करने के लिए, लेकिन इससे इनब्रेड लाइन भी डेवलप कर सकते हैं। इनब्रेड लाइन कोई वेराइटी है क्या? नहीं है, ये केवल हमने होमोजाइगस बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जबकि प्योर लाइन एक वेराइटी के फॉर्म में भी यूज हो सकती है, साथ ही प्योर लाइन हाइब्रिड बनाने के लिए भी यूज हो सकती है। तो इसलिए वेराइटी के तौर पे अगर हम बात करें तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ही इसका यूज होता है, पर इनब्रेड लाइन बनाने में भी यूज
कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एंड मोर अट्रैक्टिव, होमोजीनस है तो यूनिफॉर्म ही होगी, और जब भी कोई वेराइटी यूनिफॉर्म होती है तो मोर अट्रैक्टिव का मतलब हमारे लिए भी फील्ड में हम कहेंगे यार बहुत बढ़िया वेराइटी, सारे पौधे एक जैसे। और इंसेक्ट पैथोजन भी, इंसेक्ट आ रहा, पैथोजन आ रहा, तो उसके लिए भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई, उसको इजीली होस्ट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे। दूसरा इजी एंड चीप मेथड, ये तो कभी ऑप्शन में आ जाएगी, तो अपने को ध्यान रहे कि इजी है और चीप मेथड है। हमने एक चीज पढ़ रखी ऑलरेडी कि कोई भी वैरायटी होमोजीनस होती है तो उसका जेनेटिक बेस कैसा होता है, नेरो या ब्रॉड, नेरो होता है। एडेप्टेबिलिटी वाइडर या पुअर, पुअर होती है, पढ़ा अपन ने। ठीक है, नए पैथोजन रेस के अटैक होने के चांसेस कम या ज्यादा, ज्यादा। सारी चीज पढ़ रखी है हमने एक साथ, तो ये सारे पॉइंट हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने होमोजीनस बोला एक साथ 4-5 जवाब तैयार। तो ये था हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन। तो आज के लिए इतना ही है, इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू।